दिव्यनेत्र द विजन क्विक रिवीजन भारतीय राज्य व्यवस्था का लाया है। ये मेरा क्लास नोट्स था, क्लास नोट्स है, तो इसी को हम शुरू किए थे। 2 वीडियो आपको तो मिल गया है। आइए तीसरा वीडियो अनुसूची पे आज बात करेंगे। पहले देख लेते हैं अनुसूची के बारे में, चर्चा करेंगे अभी, समझे। चलिए अनुसूची देखते हैं, अनुसूची क्या कहता है। आइए अनुसूची, सब लोग जुड़ जाइए, दोस्त को भी शेयर किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, पसंद आए तो पसंद आएगा ही, समझे। तो चलिए दिव्यनेत्र द विजन अनुसूची आज प्रारंभ करते हैं। तीसरा वीडियो ये, जब संविधान लागू हुआ था अर्थात 26 जनवरी 1950 को, उस समय संविधान में 8 अनुसूचियों का वर्णन था। देखिए जब संविधान हमारा लागू हुआ था, कब सर? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उस समय संविधान में कितना अनुसूची था? बस 8 अनुसूची था, 8 अनुसूची था। लेकिन वर्तमान समय में विभिन्न संशोधनों के बाद अलग अलग समय में अलग अलग संशोधन हुआ और बाद में 12 अनुसूचियां है। अभी वर्तमान में कितना है बाबू? ये 12 अनुसूचियां हैं। अंतिम प्रविष्टि भी 12 है, क्योंकि भाग 9 पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून जोड़ा गया था, समझे। तो भाग 10, भाग 11, भाग 12 सब जोड़ा गया, इसलिए अंतिम प्रविष्टि भी अभी भाग 12 नहीं, अनुसूची 12, सॉरी अनुसूची 12। तो ये 12 अनुसूची है, समझे। तो ये बात है, समझे। अनुसूची 1 के बारे, अनुसूची 1 में क्या है सर? तो आइए एक एक अनुसूची को बारीकी से समझते हैं, समझे। अनुसूची 1 में क्या है? इसके तहत राज्यों के नाम, जैसे राज्यों के नाम मतलब भारत, राज्यों का नाम मतलब भारत के बारे में बात हो रहा है और बिहार के बारे में नहीं। तो राज्यों के नाम और 2800 राज्य और 28 राज्य एवं 8 संघ शासित क्षेत्र एवं उनके न्यायिक क्षेत्र एवं सीमाओं का उल्लेख है। सीमा कहाँ से कहाँ तक किस राज्य का होगा, इस सभी का वर्णन। जनवरी 2023 ये अंतिम आंकड़ा, वीडियो कब देख रहे हैं हमको पता नहीं है, लेकिन जनवरी 2023 तक भारत में 28 राज्य एवं 8 संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं, समझे। तो ये भारत के अंतर्गत है। अनुसूची 1 में क्या है? राज्यों का लिस्टिंग है, लिस्ट बनाया गया है राज्य के बारे में, समझे। तो अगर मान लीजिए 28 के जगह 29 राज्य कभी को होता है तो अनुसूची 1 में संशोधन होगा ना, अनुसूची 1 में भी संशोधन होता है, क्योंकि 28 की जगह 29 करना पड़ेगा, या तो कम होगा तो 26 करना पड़ेगा, जो भी होगा, मतलब बढ़ाना या घटाना होगा, तो मतलब इसमें संशोधन होगा ना भाई। अनुसूची 1 में राज्य का जब भी पुनर्गठन होगा, राज्य का कभी भी राज्य बढ़ाएगा घटाएगा, सीमाओं में परिवर्तन होगा, तो अनुसूची 1 में संशोधन होगा ही होगा, क्योंकि क्या कहता है? उनके न्यायिक क्षेत्र एवं सीमाओं का उल्लेख है। सीमा भी कहाँ से कहाँ तक है उसका भी उल्लेख मिलता है। तो अनुसूची 1 में क्या है सर? राज्यों का लिस्टिंग है, छोटा तरीका से। अनुसूची 2 समझते हैं। अनुसूची 2, इस अनुसूची के तहत भारत के विभिन्न पदाधिकारियों, जैसे किसका किसका भाई? भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, दूसरा कौन है भाई? राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते विशेषाधिकार एवं इससे संबंधित प्रावधान है। मतलब भाग 2 में अंततः कहेंगे आप, एक सेकेंड, ठीक है, वीडियो तो ठीक रिकॉर्ड हो रहा है, चलिए सॉरी, समझे। तो ये भाग 2 में आप कह सकते हैं, आप भाग 2 में क्या कह सकते हैं सर? भाग 2 में क्या कह सकते हैं? वेतन और भत्ते का जिक्र है। किसका किसका सर? वेतन और भत्ते का जिक्र है, विभिन्न अधिकारी का, समझे। अधिकारी में जैसे कौन कौन आएगा? राष्ट्रपति साहब अपना है, अपना कौन है भाई? राष्ट्रपति है। और कौन है सर? राज्यपाल है, राज्यपाल है,
देख रहे हैं ना, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, और कौन सर, राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है भाई, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपराष्ट्रपति के बारे में पेमेंट का व्याख्या है ही नहीं, समझे। उपराष्ट्रपति को जो पेमेंट मिलता है ना बाबू, वो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मिलता है। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मिलता है। शपथ ग्रहण भी उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं लेते हैं, वो किस रूप में लेते हैं, तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। दिमाग में रखिएगा, और सही बोल रहे हैं ये बात, समझे। तो यहाँ पे क्या है, राज्यसभा के सभापति नहीं जी, यहाँ उपराष्ट्रपति है नहीं है सर, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा कहाँ सर, राज्यों में होता है, जैसे पटना में विधानसभा है ना जी, उसी तरह विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। जिस राज्य में विधान परिषद होता है, उस राज्य के विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को कितना पेमेंट मिलेगा, इस और कितना भत्ता मिलेगा, कैसा पेंशन मिलेगा, सभी के बारे में यहाँ पे विवरण मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, उसके न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के बारे में वर्णन पेमेंट मिलता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट है प्रत्येक राज्यों में, समझे, प्रत्येक राज्यों में, कुछ राज्य में नहीं है, लेकिन सभी राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेमेंट के बारे में बात अनुसूची 2 में मिलेगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ता, विशेषाधिकार, ये सब जितना भी दिया गया है सब भाग 2 में मिलेगा। अच्छा से याद रखिएगा दिमाग में, समझे। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि उपराष्ट्रपति का वर्णन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे राज्यसभा के सभापति, यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है सर, उपराष्ट्रपति, उसके बारे में समझे। राज्यसभा के सभापति के रूप में पेमेंट मिलता है उपराष्ट्रपति साहब को, समझे। कितना है मिलता है सर, 4 लाख। अभी 4 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4 लाख टका है, समझे। तो ये सब समझ में आया। तो अनुसूची 2 में क्या है सर, पेमेंट के बारे में व्याख्या है। अनुसूची 3 आइए समझते हैं। अनुसूची 3 है क्या, देखिए अनुसूची 3 में बहुत मास्टर लोग बता दिया कि जो सब अनुसूची 2 में था, जिसको जिसको पेमेंट मिला, उसी का शपथ ग्रहण यहाँ पे है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए बारीकी से समझते हैं। अनुसूची 3 में क्या है सर, इसके तहत भारत के विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा की जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में उल्लेख है। शपथ लेगा यहाँ पे 3 में, क्या लेगा, शपथ। हम संविधान के गरिमा को बचाए रखेंगे, ये सब बात है। तो शपथ का उल्लेख है, किसका किसका शपथ का उल्लेख है सर, तो संघ के मंत्री का। जो भी संघ का मंत्री कौन है सर, प्रधानमंत्री है। कैबिनेट स्तर का जितना भी मंत्री या फिर राज्य मंत्री जितना भी है, गृह मंत्री हो गया, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, जितना भी मंत्री है, सभी मंत्रियों के शपथ के बारे में कहाँ वर्णन मिलता है, अनुसूची 3 में। संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद का जो निर्वाचन होता है उसका अभ्यर्थी के बारे में अभ्यर्थी शपथ कहाँ लेगा, अनुसूची 3 के तहत ही लेगा। संसद के सदस्य, संसद का जो सदस्य होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य के बारे में बात हो रहा है। संसद जहाँ होगा तो आप समझिएगा यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में बात हो रहा है, समझिए। ये नहीं कि सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा, एक एक करके समझ लीजिएगा, समझे। तो ये सब बात है। संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है ना, वो भी शपथ लेंगे अनुसूची 3 के तहत। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, भारत का जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है, ये भी शपथ लेंगे अनुसूची 3 के तहत। राज्य मंत्री, जो भी राज्य का मंत्री है, ये भी शपथ ग्रहण करेंगे। राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, भाई राज्य विधान मंडल का जो भी निर्वाचन होगा उसका जो भी सदस्य होगा, सदस्य, अभ्यर्थी में तो सदस्य, वो सभी शपथ अनुसूची 3 के अंतर्गत ही लेगा। उसके बाद क्या सर, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, समझे। तो ये सब लोग शपथ, सब लोग के सदस्य
सब लोग के सब सदस्य के शपथ के बारे में व्याख्या अनुसूची 3 में मिलता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है बोल्ट में, ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल के शपथ का उल्लेख यहाँ नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के शपथ का उल्लेख यहाँ पे नहीं है। कहाँ पे है सर? तो अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख है। अनुच्छेद 62 के तहत किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख है। जबकि उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 69 के तहत। अनुच्छेद 69 में किसका वर्णन है सर? उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है। उपराष्ट्रपति नहीं, हाँ उपराष्ट्रपति 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है। जबकि राज्यपाल के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में मिलता है। 159 में राज्यपाल लेंगे शपथ, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति लेंगे शपथ, अनुच्छेद 60 के 2 में राष्ट्रपति शपथ लेंगे। समझे? तो अब बताइए अनुसूची 3 में ये तीनों तो नहीं आता है ना जी? तो नहीं आता है। तो कुछ लोग दिग्भ्रमित किया है, तो अब आज से भूल जाइए, क्योंकि इन तीनों का वर्णन अलग से मिलता है अनुच्छेदों में। आइए अनुसूची 4 चलते हैं आगे। अनुसूची 4 क्या कहता है? अनुसूची 4 कहता है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन उस राज्य की जनसंख्या के आधार पे। नहीं समझ में आया सर? देखिए राज्यसभा होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। जैसे ये राज्यसभा है, राज्यसभा है, आप समझिएगा अच्छा से, राज्यसभा है। तो इस राज्यसभा में किस राज्य से कितना प्रतिनिधि आएगा, इसका वर्णन अनुसूची 4 में मिलता है। समझे? अरे बिहार से कुछ प्रतिनिधि जाएगा, कुछ प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से जाएगा, कुछ झारखंड से, 2800 राज्य से जाएगा ना जी, केंद्र शासित प्रदेश से भी जाएगा। तो इसका वर्णन अनुसूची 4 में मिलता है। लेकिन आपको बता दें, लेकिन समान रूप से सभी राज्यों को सीट प्रावधान नहीं किया गया है। जैसे बिहार को सीट अलग है, उत्तर प्रदेश को अलग सीट है। ये नहीं बोलिएगा कि सबको बराबर बराबर बांट दिया, नहीं बांटा है। कैसे बांटा है सर? तो उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर बांटा है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि जनसंख्या कितना सर, किस जनगणना को लेंगे? तो यहाँ जनगणना अभी भी वर्तमान में 1971 के जनगणना में जितना जनसंख्या था उसके आधार पे ही राज्यों को सीट प्रदान किया गया है राज्यसभा में। समझे? अनुसूची 4 में पूरे देश में सबसे अधिक 31 राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश के पास हैं। बहुत VVI टॉपिक है ये बात। समझे? पूरे देश में सबसे अधिक 31 राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश के पास है। वही तमिलनाडु में 18 है, आंध्र प्रदेश में 18 है, महाराष्ट्र में 19 है, बिहार में 16 है, पश्चिम बंगाल में 16 है इत्यादि। समझे? तो ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए। समझ में आया? 31 यूपी के पास, अपना बिहार वाला 16 याद रखिएगा। बिहार वाला 16 इसलिए याद रखिएगा कहा कि आप बिहार से एग्जाम देते हैं तो बिहार वाला 16। झारखंड जिसका है तो झारखंड वाला भी याद कर लीजिएगा। जिसका भी अपना अपना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो भी जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने राज्य का तो एक याद रखिएगा ही रखिएगा। समझे? और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश 31 राज्यसभा सीट है, तो ये भी। जबकि लोकसभा में, यहाँ पे लोकसभा के बारे में तो अलग से व्याख्या है। लोकसभा में यूपी में 80 है और बिहार के पास कितना है सर? लोकसभा में, बिहार के पास लोकसभा में 40 सीट है। लोकसभा में 40 सीट है। समझे? तो ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अनुसूची 4 समझ में आया। अनुसूची 5 को समझते हैं। अनुसूची 5 क्या कहता है सर? अनुसूची 5 कहता है इस अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय लोग जहाँ रहता है अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। समझे? जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण, वहाँ पे कैसे प्रशासन किया जाएगा और उस क्षेत्र को नियंत्रित कैसे रखा जाएगा, इस दोनों के बारे में व्याख्या, बारे में उपबंध किया गया है, मतलब व्याख्या किया गया है। कहाँ पे सर? अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में कि भारत के अंतर्गत कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे जनजातीय लोग रहते हैं, उसका विकास तो सामूहिक रूप से नहीं हुआ। लोग विकास के दौर में आगे बढ़ते चले गए, लेकिन कुछ ऐसा क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्र रहा
जो लोग जनजातीय क्षेत्रों में रहे तो उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया। उसके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में अलग से व्याख्या मिलता है अनुसूची 5 में। आइए अनुसूची समझे। तो राष्ट्रपति के निर्देश से अनुसूचित जनजातियों के निवास क्षेत्र में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। समझे। जो भी अनुसूचित क्षेत्र है, जैसे झारखंड का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का जो जनजातीय क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का, गुजरात का या फिर तमिलनाडु का, ये सब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, तो जहाँ जहाँ भी जनजातीय क्षेत्र है, सिक्किम का या फिर नॉर्थ ईस्ट का जनजातीय क्षेत्र, समझे। तो जो भी जनजातीय क्षेत्र होगा उसका प्रशासन और नियंत्रण तो करेगा ही करेगा, और यहीं पे राष्ट्रपति को निर्देश भी है कि वो अपना उस जनजातीय क्षेत्रों में क्या करेगा भाई, सलाहकार, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। समझे। सलाहकार, जनजाति के लिए भी सलाहकार होगा, उसका गठन करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। तो यहाँ पे प्रश्न ऐसे पूछेगा, जनजातीय सलाहकार समिति का गठन का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन रहेगा आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल, और एक रह जाएगा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो इसको मारना, राष्ट्रपति साहब को मार के आप उत्तर सही करके निकल जाएंगे। समझे। इसी में है, अनुसूची 5 में ही है कि राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वह संसद, क्या है भाई, संसदीय या विधानमंडल के किसी कानून को अनुसूची क्षेत्र में लागू करे या ना करे। समझे। जैसे झारखंड का अनुसूचित क्षेत्र है, कोई संसदीय कानून ऐसा आया जो कानून उस जनजातीय क्षेत्र में कोई कारगर साबित नहीं हो जाएगा, राज्यपाल को यह लग जा कि ये ढंग का कानून नहीं होगा, तो राज्यपाल डिसाइड करेंगे उस राज्य में, उस क्षेत्र में लागू करें या ना करें संसदीय कानून को या विधानमंडल के कानून को। समझे। दोनों कानून, संसद का भी कानून और विधानमंडल का भी कानून के बारे में व्याख्या किया गया है। समझ में आ रहा है चीज। आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 6 देखते हैं क्या है। अनुसूची 6 है, इस अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। कौन कौन सा राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। समझे। अगर मानचित्र में आप देखेंगे, समझे, ऐसे अगर मानचित्र बनाते हैं तो यहाँ राज्य है असम, उसके नीचे मेघालय, ये राज्य त्रिपुरा, ये राज्य मिजोरम। समझे। तो राज्यों का ये क्रम है। समझे। तो इस क्रम में राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और एवं नियंत्रण के बारे में व्याख्या किया गया है अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में और कई बात है, आइए वो भी देखते हैं। अनुसूची 6 में भी बात है कि 22वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा, समझे, 22वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है सर, 1969 में। समझे। इसमें क्या किया गया, अनुच्छेद 244A में संसद असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को, कहाँ के, असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य, उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद के सृजन की शक्ति देता है। समझे। कुछ असम में कुछ जगह को ये बात 22वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 244A का उपबंध में। समझे कि असम का कुछ जनजातीय क्षेत्र को अलग से भाई वहाँ पे स्थापित कर सकता है, विधानमंडल, मंत्री परिषद, ये सब स्थापित कर सकता है। और इसी में है कि राज्यपाल इन क्षेत्रों में जिला परिषद तथा क्षेत्रीय परिषद का गठन या विघटन कर सकता है। ये आपको ये जो दरोगा का मेंस हुआ था, बिहार दरोगा मेंस अंतिम बार, उसमें पूछा गया था। तो अनुच्छेद बोलता है कि जनजातीय क्षेत्रों में जिला परिषद का वर्णन किस भाग में है। वहाँ पे भाग कुछ था, अनुच्छेद कुछ था, और ऑप्शन में अनुसूची 6 भी था। तो किसको मारना था, अनुसूची 6 को मारना था, क्योंकि राज्यपाल इन क्षेत्रों में क्या करेंगे भाई, जिला परिषद तथा क्षेत्रीय परिषद का गठन या विघटन करेंगे। समझे। गठन करने का मन होगा तो गठन कर देंगे, अगर राज्यपाल को लगे
कि गठन करना ज़्यादा उचित नहीं है, गठन जो है विघटन कर देंगे, मतलब अब जरूरी नहीं है उस चीज़ का, तो उसका विघटन भी करने का अधिकार यहीं पे प्राप्त है राज्यपाल साहब को। समझ में आ रहा है चीज़। 7 नंबर देखते हैं क्या है। 7 नंबर क्या कहता है भाई, 7 नंबर कहता है इस सूची के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र सरकार मतलब दिल्ली सरकार, राज्य मतलब जितना भी राज्य है 2800 राज्य, उस सरकार के बारे में शक्तियों का विभाजन, किसके पास कितना शक्ति दिया जाए, उस शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्ति का पृथक्करण भी कहा जाते हैं इसे, समझे। इसके तहत 3 सूची का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आइए समझते हैं संघ सूची। संघ सूची कहता है कि ऐसा विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सरकार को है। क्या कहता है, ऐसी सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सरकार को है, इस सूची को संघ सूची कहते हैं। लेकिन आपको बताते हैं संघ सूची में जब संविधान लागू हुआ था उस समय कुल 97 विषय था, लेकिन वर्तमान में कितना विषय है, 100 विषय है। यहाँ है ना, जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें कुल 97 विषय था, लेकिन वर्तमान में 100 विषय है, समझे। जैसे केंद्र सूची का कौन कौन सा विषय हो सकता है, जैसे नागरिकता, डाक, भारतीय डाक, भारतीय रक्षा, ये सब कौन सा विषय हो सकता है सर, केंद्र सूची के अंतर्गत हो सकता है ना। रेलवे, रेलवे पे बिहार सरकार का पकड़ है नहीं है, तो रेलवे पकड़ किसका है सर, भारत सरकार, तो केंद्र सूची के अंतर्गत आ जाएगा, वही सब बात है। अब चलते हैं राज्य सूची। राज्य सूची किसे कहते हैं सर, राज्य सूची ऐसा सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को है, अपने अपने राज्य में बनाएंगे, समझे। तो ऐसा विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, राज्य सूची कहलाता है। जब संविधान लागू हुआ था इसमें 66 विषय था, किसमें विषय था भाई, राज्य सूची में कुल विषय कितना था, 66 था। लेकिन क्या होता है कि इसमें बाद में 61 विषय 5 घटा दिया, 5 घटा के 61 विषय कर दिया। ये कब किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 अनुच्छेद को घटा के 5 अनुच्छेद को यहाँ पे जोड़ दिया, समवर्ती सूची में 5 प्लस कर दिया, समझे। समवर्ती सूची किसे कहते हैं सर, ऐसा विषय, ऐसा सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार यानी दिल्ली सरकार, राज्य सरकार यानी बिहार उत्तर प्रदेश कोई भी सरकार, दोनों के पास हो, कुछ ऐसा विषय है तो उसे समवर्ती सूची कहते हैं। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय समवर्ती सूची में टोटल 47 विषय था, 47 विषय था। अब 5 जुटा, कब जुटा, 42वां संविधान संशोधन में उसको वहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, 47 5 कितना हो गया, 52 हो गया। तो वर्तमान में कितना विषय है, 52 विषय है। तो यही तीनों सूची है, तीनों सूची समझ में आया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने योग्य बात यह है कि केंद्र और राज्य के बनाए गए कानून के बीच मतभेद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। मतलब सर पापा और हम हैं, हम भी एक के बात बोल रहे हैं, पापा भी एक के बात बोल रहे हैं, समझे। तो यहाँ पे बात का तो हो गया क्या, विवाद हो गया। तो ऐसे कंडीशन में किसका बात माना जाएगा, पापा का बात माना जाएगा। मतलब कहता है कि केंद्र सरकार और राज्य बनाए गए कानून में क्या हो जाए, विवाद हो जाए, विवाद मतभेद हो जाए, ऐसे स्थिति में किसको मान रखेंगे, केंद्र सरकार के कानून को ही मान देंगे हम लोग, समझे। तो ये बात आपको समझ में आया। एक तो होता है अवशिष्ट सूची, समझे, अवशिष्ट, अवशिष्ट सूची क्या कहता है सर, समझे, काफ़ी आसान है। अवशिष्ट सूची ये क्या है सर, कुछ ऐसा विषय है जिसका वर्णन ये तीनों सूची में नहीं है, ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में। तो ऐसे विषय को अवशिष्ट सूची के अंतर्गत कहा गया है, रखा गया है। और कहता है अवशिष्ट सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार के पास है, भारतीय संसद के पास है, दिल्ली सरकार के पास है, समझे। दिल्ली सरकार नहीं, दिल्ली सरकार में केजरीवाल का सरकार नहीं, ये मतलब आप कहते हैं कि केंद्र सरकार के पास है, समझे। तो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत ये क्या होता है अवशिष्ट सूची सर, देखिए जैसे अभी 5G आया, 5G जब संविधान लागू हुआ था, क्या 5G के बारे में कल्पना होगा उस संविधान सभा के लोगों को के पास कि कभी 5G भी आएगा, कभी ये ब्रॉडबैंड भी आएगा, या फिर क्या मतलब वाईफाई का फाइबर वाईफाई आएगा, समझे।
फाइबर तार वाला वाईफाई आएगा, तो ऐसा नहीं था ना जी। तो ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास हो गया? केंद्र सरकार के पास हो गया, क्योंकि नया चीज़ आया है, नया चीज़ जुड़ा है, समझे। अनुसूची 8 देखते हैं क्या कहता है। इस अनुसूची में भारतीय भाषा का उल्लेख है। अनुसूची 8 में क्या है? भारतीय भाषा। जब संविधान लागू हुआ था उसमें 14 भाषा का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा हो गया है, बाद में जुड़ा। 21वां संविधान संशोधन में जुड़ा, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन में 1967 में क्या जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। जबकि 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अगर ऐसे कहेंगे तो नमक, नो से नेपाली, मो से मणिपुरी, को से कोंकणी, तो 3 भाषा को जोड़ा गया, समझे। तो हो गया कितना भाई? 14-15 था, 14 था पहले, तो बाद में सिंधी जोड़ा 15, अब 15 3 18 हो गया। अब वर्तमान तो 22 है ना जी। तो फिर होता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में, समझे। और होता है इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो को जोड़ा गया, मैथिली को जोड़ा गया, संथाली को जोड़ा गया, डोगरी को जोड़ा गया। तो अब वर्तमान में कितना भाषा हो गया? टोटल 22 भाषा। किस अनुसूची में भाई? 8वीं अनुसूची में। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बिहार का भाषा भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल अभी तक नहीं है, जोड़ना चाहिए भोजपुरी को, समझे। भोजपुरी का मांग हम भी करते हैं पुरजोर तरीका से। अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं रखा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो अंग्रेजी वर्तमान समय में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, हमारा भी स्थिति कुछ ऐसा ही है, सबका स्थिति वैसा ही है, मानसिकता भी उसी एक प्रकार का है, समझे। लेकिन अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया है, सोचिए, समझे। अब चलते हैं, तो ये 8 अनुसूची था ना जी, जब संविधान लागू हुआ था 8 अनुसूची। अब आइए चलते हैं 9वां अनुसूची। 9वां अनुसूची में सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि 9वां अनुसूची जब संविधान लागू हुआ था उस समय 9वां अनुसूची नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। कब सर? पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वां अनुसूची। इस अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इस सूची में शामिल है किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। मतलब इसके अंतर्गत भूमि सुधार कानून को जोड़ा गया था और इसके लिए न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकार के भी विषय पे ये बात जोड़ा गया था। अब संपत्ति को लेके था बात, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण के बारे में बात हो रहा था, समझे। तो ये सब बात था अनुसूची 9 में। कब जोड़ा गया है सर? 1951 में पहला संविधान संशोधन, मतलब 1950 में संविधान लागू हुआ और दूसरे साल 1951 में संशोधन करके इसको जोड़ दिया गया, समझे। अनुसूची 10 में क्या है सर? अनुसूची 10 में है दल बदल कानून, इधर से उधर जाने वाला दल बदलू जो बढ़ता लोग। इस सूची के अंतर्गत दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 102 का 2 एवं अनुच्छेद 191 का 2 में भी बात कहा गया है। अनुच्छेद 102 का 2 में कहाँ पे सर? यह है संघ के बारे में, और राज्य सरकार में अगर कोई दल बदल करता है तो वो अनुच्छेद 191 के 2 में वर्णन मिलता है, समझे। यदि कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य दल बदल करता है, अगर मान लीजिए बीजेपी के पास 2 जितना सदस्य है उसका 2/3 सदस्य कल को किसी अन्य पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी, अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। अन्यथा क्या करार दिया जाएगा? अयोग्य करार दिया जाएगा। एक सदस्य कोई दल बदल करता है तो क्या हो जाएगा? उसकी सदस्यता खत्म, समझे। जैसे आज बीजेपी में हम कल कांग्रेस में चले गए, या कल कांग्रेस में थे आज बीजेपी में चले गए, मूड खराब हुआ मेरा तो आपका सदस्यता क्या हो जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। यही कानून है, समझे, यह कानून है, समझे। तो चलिए अनुसूची 11 चलते हैं। अनुसूची 11 क्या है सर? इस सूची को में पंचायती राज की शक्तियों के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 243 का जी में पंचायती राज के विकास के लिए इसमें कुल 29 विषय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कुल 29 विषय को रखा गया है। पंचायती राज का विकास जो होगा कुल 29 विषय उसको दिया गया। इस अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया। 10वां अनुसूची में नहीं लिखे हैं जी, यहाँ पे लिख दीजिए 52वां संविधान संशोधन 1993
1986 के द्वारा, 85-86 रखिए, समझे, इसके द्वारा दल बदल कानून को जोड़ा गया। 85 ही रहने दिए, 1952वां संविधान संशोधन 1985-86 के द्वारा शामिल किया गया था, समझे। और 1992 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें क्या है वर्णन, पंचायती राज के बारे में बात किया गया है और पंचायती राज के विकास के लिए कुल 29 विषय दिया गया है। 12वीं अनुसूची और अंतिम अनुसूची समझते हैं, समझे। अनुसूची 12, इस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में उल्लेख मिलता है। किसके बारे में उल्लेख मिलता है बाबू, इस अनुसूची में नगर पालिकाओं के बारे में एवं उसके बारे में शक्तियों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू में भी वर्णन मिलता है इसका, समझे। नगर पालिकाओं के विकास के लिए इसमें कुल 18 विषय को रखा गया है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, इसका विकास के लिए कुल 18 विषय रखा गया। इसे कब जोड़ा गया सर, वही 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया है, समझे। सब बात आपको पता होना चाहिए। कैसा लगा वीडियो, प्रतिक्रिया दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर कल भाग 1 को समझेंगे और इसी तरह पूरा हम नोट्स को पढ़ा देंगे। ये मेरा नोट्स है, जो भी लेना चाहते हैं नोट्स को तो आप नोट्स ले सकते हैं, समझे। नोट्स ले सकते हैं ऑफलाइन क्लास में। जो ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको नंबर प्रोवाइड करेंगे, व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन करेंगे, कमेंट करके आप मंगवा सकते हैं नोट्स को, जिसको भी चाहिए, जिसको नहीं चाहिए कोई बात नहीं है, समझे। तो ये सब बात है। मिलते हैं कल इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।